स्वागत है आप सभी का इस कन्वर्सेशन में। फिर से आज हमारे साथ एक नए शख्सियत के साथ हम लोग जो कुछ आपको जानना समझने के लिए जो हमारे पास मौजूद हैं। अभी सर का नाम जो है दिलखुश जी है और बाकी सारे परिचय हम ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन हम लोग समझेंगे आप लोगों के लिए और बातचीत करेंगे। सबसे बेसिक जो आपको एक छोटा सा मैं बताना चाहूँगा सर के बारे में कि अभी बिहार के अंदर एक बड़े स्तर पे रोडवेज नाम से एक स्टार्टअप को लीड कर रहे हैं और उसके लगभग इनिशियल्स जो भी कदम होते हैं उसको चलने के बाद आज जो है एक अच्छे स्थान बना चुके हैं। उसी दौरान हम लोगों की मुलाकात हुई सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। और सबसे पहला जो आपसे मेरा सवाल रहेगा कि पहला स्टार्टअप आपका कौन सा फेल हुआ था? मेरे लाइफ में ये हमारा तीसरा स्टार्टअप है। पहला स्टार्टअप हम एक ऑनलाइन सब्जी का पटना में किए थे। अच्छा, क्या और उस समय मेरा मन में चल रहा था जो हम क्यों ना अपार्टमेंट में सब्जी को ऑनलाइन डिलीवरी दें या जो टेलीफोनिक ऑर्डर आए उस ऑर्डर पे लोगों को पहुंचाएं घर बैठे। ये लगभग 2014-15 की बात है। अच्छा। और उसमें बहुत सारी कमियां रही होगी जिसके कारण उसमें हमको सफलता मिली। कभी कभी ऐसा सीन बनने लगता था जो सब्जी हम लोग लाते थे वो कच्चा सौदा होता था तो वो खराब होने लगता था। तो सड़क पे निकलते थे, एक ये चटाई बिछाते थे और खुद से बेचने के लिए लग जाते थे। ये सिलसिला लगभग 2-3 महीना चला। उसके बाद लगा कि नहीं, ये नहीं कर पाएंगे और ड्रॉप कर दिए। फिर उसके बाद वापस सहरसा गए, वहां से आर्यवू की शुरुआत हुई और आर्यवू अपने आप में एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था रूरल क्षेत्र के लिए या टायर 3 सिटी के लिए, और वो भी चल पड़ी। 5 साल उसको चलाने के बाद, 6 साल उसको चलाने के बाद लगा नहीं, ये कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, कुछ और बड़ा करना है। तो हमको जो 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसमें एक ऐसा गैप दिखा जिस गैप पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, कोई भी एग्रीगेटर, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनियां हो या छोटे छोटे एग्रीगेटर हो। तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखी जो अमूमन कस्टमर में होता था और ड्राइवर में भी होता था, क्योंकि जो एक कस्टमर थे उनको कहीं भी ट्रेवल करने के लिए 2 वे फेयर देना होता था, अभी भी देना और जो ड्राइवर है ना वो दिन रात मेहनत करने के बावजूद, क्योंकि जो अब महंगाई इतना बढ़ चुका है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफी हाई हो गया, फ्यूल का प्राइस हाई हो गया, तो उसका जो प्रॉफिट था ना वो मंथ एंड में बहुत कम हो जाता था, वही 25-30 हजार के आसपास। तो हमको लगा जो उसके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जा सकता है और एक ग्राहक को कैसे कम से कम पैसे में टैक्सी दिया जा सकता है। तो इसका बीच का हमको एक गैप दिखा। उसी गैप पे काम करने के लिए मैंने अपने उस कंपनी से एग्जिट लिया और फिर से नई शुरुआत की रोडवेज, जिसका टैगलाइन रखे रिवॉल्यूशन इज ऑन द वे। पिछले 7 महीना में हम लोगों ने ये साबित कर दिया तो वास्तव में रोडवेज एक रिवॉल्यूशन है, चाहे वो ग्राहक के लिए हो, यात्री के लिए हो, चाहे वो ड्राइवर के लिए हो। ठीक है, आपका मतलब अभी तो हम रोडवेज पे बहुत सारी बातचीत करेंगे आपसे। जो सबसे पहली जो आपकी स्टडी वगैरह जो शुरू हुई थी वो किस तरीके से आपने स्टार्टअप वाले डायरेक्शन में आपने अप्रोच? बहुत सारे ट्रेडिशनल अप्रोच हैं बिहार में, मतलब आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं, क्योंकि स्टार्टअप और एक बिजनेस बड़ा रिस्क का फैक्टर है, तो उस जगह पे वो थॉट आना और उसके ऊपर काम करना, आपने सब्जी बेचने की जर्नी बताई, कैसे शुरू हुआ बेसिकली? देखिए, सबसे पहला तो आपको बता दें, जो हम नौकरी से पहले हम छोकरी ले आए थे। मतलब शादी हो गई थी हमारी और 2009 में। अच्छा। तो उस समय एक होता है ना, क्योंकि हम बहुत ही लोअर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। हमारे बाबूजी बस ड्राइवर थे, तो अच्छा एजुकेशन भी मिलना हम लोगों को ये नसीब नहीं था, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो। तो जब शादी हो गई तो नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत होने लगी, क्योंकि बाबूजी कितना करेंगे, कुछ ना कुछ तो योगदान करना होगा। तो मेरा मैट्रिक 3rd डिवीजन था, तो मुझे ये लग रहा था कि मुझे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। 3rd डिवीजन अपने आप में बहुत मोटिवेट करने वाला। सहरसा जैसी जगह में एक जॉब मेला लगी थी 2010 में। अच्छा। लगभग। तो उसमें हम एक प्राइवेट स्कूल के लिए हायर कर रही थी एक एजेंसी, चपरासी के लिए। अच्छा। तो उसमें हम जाके आवेदन किए थे, क्योंकि मेरा 3rd डिवीजन था, उससे ज्यादा सोच भी अपने आप को पहले ही मान लिए थे। हाँ, उससे ज्यादा सोच भी नहीं सकते थे। तो आवेदन किए थे, तो वहाँ सिलेक्ट किया और पटना बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए गया तो
हम लोग चूंकि हमारे घर में आयरन नहीं था, तो माँ कपड़ा जो निकाल के दी थी ना, हाँ, जो प्रेस होता है, तो वो झोला से निकाल के दी थी। अच्छा। तो झोला में रखा हुआ कपड़ा समझ सकते हैं ना किस स्थिति में होगा। तो बस वही पहन के चले गए थे। तो इंटरव्यू के लिए गए अंदर, तो उनको मेरा फेस देख के ही लग गया जो पक्का ये देहाती है। अच्छा। और वो लोग माइंड में सेट कर लिया जो नहीं रखना है, क्योंकि स्कूल सब में भी क्या है ना, उन लोगों को थोड़ा सा हिट फैट वाला लोग चाहिए, जो थोड़ा सा दिखने में स्मार्ट हो, स्मार्ट तरीके से रहता हो, मेंटेन अपने आप को मेंटेन करता हो। तो बाहर कभी निकले नहीं थे, अनुभव था नहीं उस हिसाब से। तो आए वहां पे वापस मतलब इंटरव्यू के लिए, तो वहां नाम पता पूछा गया, बताए। उसके बाद एक फोन उठाया, एक सर थे उनके हाथ में, और ऐसे करके बोला इस लोगों को पहचानते हैं। तो उस समय हम पहला बार इस लोगों को देखे थे। अच्छा। एप्पल का लोग, मतलब हम लोग तो उस समय सैमसंग देखते थे, नोकिया देखते थे, तो हम बोले नहीं जानते हैं। लेकिन वहां से हमको कोई जवाब नहीं मिला जो आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बोला कि ठीक है अपडेट करेंगे। आज तक कोई अपडेट नहीं आया उनका। बस वापस चले गए। फिर उसके बाबूजी को बोले जो हमको गाड़ी चलाना सिखा दीजिए। तो हर पिता का एक ख्वाब होता है, जो हम जो कर रहे हैं ना, इससे कहीं ऊपर मेरा बाल बच्चा करे। हर पिता का ख्वाब होता है। तो हमारे पिताजी का भी ख्वाब था, तो उनको बोले गाड़ी सिखा दीजिए। तुमको थोड़ा सा बुरा लगा जो भाई हमारे साथ जो गाड़ी लोग चला रहे हैं, कई लोगों के बच्चे कोई फौज में चले गए, कोई बिहार पुलिस में चले गए, मतलब विभिन्न जगह पे चले गए, अच्छे जगह पे है। तो सरकारी नौकरी का ही आस रहता है हर पिता का। तो हमारे पिताजी का भी था। तो हम बोले हमको गाड़ी सिखा दीजिए, अगर ऐसा लग रहा तो कहीं ड्राइवर वगैरह का निकलता वैकेंसी, उसमें भी भरने की कोशिश करेंगे। पिताजी गाड़ी सिखा दिए, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। फिर हम जॉब ढूंढना शुरू किए, कहीं ड्राइविंग का जॉब मिले। कोई बोला दिल्ली में अच्छा सैलरी मिलता है। हाँ। वापस दिल्ली आए, और ये 2011 की बात है जब हम दिल्ली आए थे। यहाँ जब आए तो पता चला जो हमको कोई ट्रैफिक का नियम नहीं पता था, ना लाल बत्ती पता था क्या होता है, ना यू टर्न क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। कोई गाड़ी देने के लिए रेडी नहीं होता था। अच्छा। यहाँ पे तो फिर हमको लगा जो यहाँ बैठ के तो किसी के यहाँ बोझ नहीं बन सकते हैं। हमको लगा कैसे जानकारी लिया जाए सड़क की, या तो घूम के, तो बस से घूमेंगे उतना पैसा भी नहीं है, ऑटो से घूमेंगे पैसा भी नहीं है। तो हमको लगा क्यों ना रिक्शा लिया जाए, रिक्शा से पूरा दिल्ली घुमा जाए, मतलब एक चलाने वाला पैदल वाला रिक्शा। हाँ, हमको लगा जो घूमेंगे कुछ पैसा भी अर्न कर लेंगे। वहाँ 20-30 रुपए में पर डे के हिसाब से रिक्शा मिलता था दिल्ली में। अच्छा। हम वो रिक्शा उठाए और निकल गए यात्रा पे। हम रहते थे उस समय हैदरपुर है, शालीमार बाग। हाँ, वो हैदरपुर बादली साइड। हाँ, बादली साइड वही रहते थे। वही रिक्शा एक बहुत बड़े थे, उनके पास 10-20-25 रिक्शा था। अच्छा। तो वही 20-30 रुपए डेली रेंट पे रिक्शा उठाए, घूमने चले गए। लगभग 14-15 दिन मुश्किल से चलाए होंगे, फिर बीमार पड़ गए। क्योंकि शरीर जवाब नहीं दे रहा था उस समय भी, इतने दुबले पतले थे। वापस फिर बिहार गए। फिर उसके बाद कुछ दिन गांव में रहे, बेरोजगार की तरह बौखते रहे। फिर कोई बोला पटना चलिए, पटना में हम आपको नौकरी लगा देंगे। पटना आए, वहां ड्राइविंग का जॉब शुरू किए। एक परिचित थे उन्हीं के साथ। 1 साल के बाद फिर मन नहीं माना, फिर वहां से निकले और इलेक्ट्रिकल फायर वाले लाइन में चले गए। अच्छा। बिजली का कुछ काम सीख लिए और पहला ठेकेदारी शुरू कर दिए काम करना। 15 तक किए, 14 लास्ट तक किए, और उसके बाद फिर वही सब्जी वाला स्टार्टअप। फिर वैसे वो कैसे आया, मतलब वो क्यों ऐसा लगा कि क्योंकि लग रहा था ना जो कुछ हमको अलग करना है, कुछ बड़ा करना। बचपन से एक चाहत थी जो देखते थे जो लोग है ना आसपास के लोग, वो दो तरह से दो नजरिया होता है। अगर किसी का छत का मकान है, अमीर लोग हैं, तो उनके बच्चे के प्रति, और कोई गरीब है उनके बच्चे के प्रति, दोनों के प्रति नजरिया अलग होता था। तो मुझे लगा, हम मतलब मन में सोचे और कहीं पढ़े थे, जो गरीब पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है। अच्छा। तुमको लगा मरेंगे तो गरीब नहीं मरेंगे, कम से कम कुछ ना कुछ करके मरेंगे। तो बस वही से शुरू हुआ, और मेरी जिंदगी के साथ जो है वो एक लड़ाई जो है वो प्रारंभ हो गया। अपना जो गुनाह भाग होता है ना जिंदगी का, ये वो उसके साथ जो है मेरा पागलपंती का लड़ाई शुरू हुआ, और आज तक हम लड़ते आ रहे हैं। तो वहाँ पे पटना में और कोई था आपके साथ जब शुरू कर रहे थे? बहुत सारे लोग थे जो साथ में जुड़े हुए थे। बहुत लोगों का योगदान है मेरे बुरे दौर में, हमारे साथ खड़े रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में कभी कभी हम सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं। और अच्छा लगता है जब कोई बाहर के लोग, अपना नहीं, जो बाहर के, जिनको कभी जानते नहीं थे, जिनसे कभी मिले नहीं थे, ऐसे लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोग सहयोग करते हैं।
थोड़ा सा और अंदर से एनर्जी आता है और मोटिवेशन। तो सब्जी बेचने के लिए जो है आप मतलब जब शुरू किए थे तो उस समय कुछ टेक बेस आइडिया था नहीं, क्या था उस समय कोई टेक बेस्ड आइडिया नहीं था। मन में सिर्फ यही सोचे थे पहले टेलीफोन से शुरू करेंगे ऑर्डर लेना। मतलब आप ऐसे नंबर सर्कुलेट करेंगे? हाँ, नंबर सर्कुलेट करके। ये 2015-16 की आप बात बता? हाँ, ये 15 की बात है, 14-15 के, 14 लास्ट में और 15। तो कितना दिन आपने इसको लगभग 3 महीना के आसपास हम लोग किए थे। हाँ, 3 महीना के आसपास किए थे। कुछ पम्पलेट्स वगैरह छपवाए थे। अच्छा। अपार्टमेंट में विजिट करते थे, लोगों से मिलते थे, तो लोग उस समय एग्री भी करते थे हाँ हाँ, लेकिन ऑर्डर नहीं आता था। क्योंकि बाद में पता चला जो सब्जी एक ऐसा आइटम है ना जिसको लोग जाके खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वहां ताजा मिलेगा, या बहुत सारे रीजन थे जिसपे, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला और उसी का नतीजा है आज रोडवेज रिवॉल्यूशन ला। तो वहाँ पे जब मतलब शुरुआत में कुछ नहीं होता है कि जैसे बिल्ड करने के लिए कोई गाइड किया हो, कोई ऐसा डायरेक्शन दिया हो, उसमें कुछ उस समय आपको मिला था? ये हमको नहीं मिला, हमको रोडवेज में जाके मिला है। अच्छा। अरविंद झा सर जैसे लोगों का सहयोग मिला, इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उनको हम गुरु मानते हैं और वो गुरु की भूमिका में। तो अभी जो दूसरा वाला आपने आर्या गो पे काम किया था तो उस पे क्या मतलब उसका क्या बेसिक आइडिया था? उसका जस्ट लाइक जैसे मेट्रो सिटी में है बड़ी बड़ी कंपनियां, तो वहाँ उसका अंतर यही था जो वो मेट्रो सिटी में काम कर रही है और हम लोग रूरल क्षेत्र में काम कर रहे थे, गांव को शहर से कनेक्ट कर रहे थे। अच्छा, बेसिक यही था हम लोगों का। अच्छा, वहाँ पे बहुत सारे मतलब उस दौरान में जो है स्टार्टअप वगैरह के अभी भी चलते हैं इनिशिएटिव, तो आपसे लोग मिलते हैं उस तरह के स्टूडेंट या फिर अभी भी जो इंटरेक्ट होता है, किस तरह के अभी आइडियाज पे काम कर रहे हैं वहाँ पे? जैसे आपने तो अभी बेसिक एक कनेक्टिंग जो है इसका प्लेटफॉर्म शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच नहीं पा रहे स्टार्टअप वाले डायरेक्शन में, इसलिए अभी रेस चला है स्टार्टअप का। बिहार में एक चीज मानना पड़ेगा, प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और ये इस चीज को साबित करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी साबित हो चुका है। लेकिन यहाँ क्या है ना, बिहार में पहले से एक बीमारी है, लोगों को मतलब गार्जियन से लेके आसपास के लोग तक सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत ठीक है ना? तो ये जो प्रेरित करते हैं ये नौकर बनने के लिए प्रेरित करते हैं, मतलब आप सरकारी नौकरी करो या प्राइवेट नौकरी करो, हम नौकर ही समझते हैं। तो वहाँ क्या है ना, हम लोगों को प्रेरित करना होगा जो एंटरप्रेन्योर बनो, चाहे वो छोटा सा ही हो, काहे नहीं उसका प्रोडक्ट हो, छोटा सा ही ब्रांड काहे नहीं हो। अगर 2-4 लोगों को 5 लोगों को भी वो रोजगार देने में सफल हो जाता है, तो एक आदमी जो खुद के लिए रोजगार बनाया और 5 लोगों को रोजगार भी दिया, तो हम मानते हैं सरकारी नौकरी से बेहतर है। हाँ, कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन उड़ने के लिए पूरी आसमान भी है। आप अगर नौकरी में चले जाते हैं तो आपके लिए खुली आसमान नहीं है उड़ने के लिए, लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आपके लिए खुली आसमान है, आप जहां तक उड़ सकते हैं वो आपकी प्रतिभा पे निर्भर। आपके शुरुआती दिनों में जब आपने कैसे स्टार्ट किया, मतलब एक नहीं होता कि पहला टैक्सी लिया या फिर कैसे बेसिक जो शुरू होते हैं, शुरू के स्टेप्स, मेरा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरा जो पुरानी कंपनी थी उसके लिए जब हम स्टार्ट किए थे तो 2016 में उसको स्टार्ट किए थे और अकेले स्टार्ट किए थे। 2020 में जाके हम इससे पहले कोई कंपनी बनाई थी आपने? क्या था नाम? आर्या गो। उसको 2016 में स्टार्ट किए थे और एक गाड़ी लेके हम स्टार्ट किए थे। उस समय खुद से ड्राइव करते थे। खुद की गाड़ी थी या रेंट लिया? खुद की गाड़ी थी और खुद से भी ड्राइव करते थे, लोगों को पहुंचाते थे। 3-4 महीना तक यही प्रक्रिया चल रहा था। हाँ, 3-4 महीना तक यही प्रक्रिया चला। उसके बाद लोगों को समझ में आने लगा, डिमांड आने लगा, कॉल आने लगा। उस समय मेरे पास कोई मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह नहीं था, ना वेबसाइट था। कॉल आने लगा, ऑर्डर आने लगा, तो फिर कुछ गाड़ियां आसपास के गाड़ी वालों से बात किए, उसको अपने साथ कनेक्ट किए। पहले तो गाड़ी वाले, ये 2017 क्या? ये 16 की बात है। तो गाड़ी वाले लोग जल्दी कनेक्ट नहीं होना चाहते थे, उनको लगता था इतना छोटा अमाउंट में क्यों जाएं, क्योंकि वो कैब के बेसिस पे था, पर किलोमीटर बेसिस था। ये वन साइड ही चार्ज करने का? नहीं, उस समय वही मेरा 2 वे वाला कॉन्सेप्ट था। वन साइड संभव नहीं था उस समय, क्योंकि वो वॉल्यूम नहीं था गांव भर में। और दूसरी चीज है, जो गाड़ी वाले भी एग्री नहीं करते थे, उस प्राइस पे भी एग्री नहीं करते थे 2 वे वाले प्राइस पे, क्योंकि वहाँ एक कल्चर था जो हम 2 घंटा रखिए, 1 घंटा रखिए या दिन भर रखिए, हम दिन भर का गाड़ी का रेंट लेंगे और उसके बाद जो है उसका फ्यूल वगैरह जो ड्राइवर है उसका चार्ज लेंगे। तो उसको एकाएक तोड़ना संभव नहीं था, टाइम लगा। और धीरे धीरे गाड़ी वाले लोग जब उनको लगा कि नहीं यहाँ अर्निंग हो सकता है, तो फिर गाड़ी वाले लोग हम लोगों के साथ शिफ्ट होने लगे। और उसके बाद फिर उन लोगों को कैसे कनेक्ट करते थे? क्या वो जाके लोगों से जाके मिलते थे? बातें क्या ऐसी होती थी जो उनसे नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कनेक्ट करते हैं आपसे अभी भी। उनसे बात यही होती थी, जो अगर आपके पास गाड़ी है
और आप उससे पैसा कमा रहे हैं, तो आप चूंकि हमारा जो बिहार है ना, वो कॉर्पोरेट कल्चर है नहीं, लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं, तो लोग क्या करते हैं ना, इमरजेंसी में ट्रेवल करते हैं या कोई बहुत जरूरी हो तभी टैक्सी बुक करते ट्रेवल करते थे। तो हमको लगा जो क्यों ना हम लोगों के बजट में लाए, ताकि जो लोग ऑटो से ट्रेवल करते हैं ना, वो धीरे धीरे टैक्सी पे शिफ्ट हो जाए। तो ऑटो का तो था, मार्केट साइज भरा था ऑटो का, तो हमको लगा जो क्यों ना हम ऑटो वाले जो मार्केट है उसी को थोड़ा सा इसमें शिफ्ट करें उस कस्टमर को। तो बस गाड़ी वाले को समझाते थे, जाके देखिए आप छोटा छोटा करके पार्ट में बेचिए, दिन भर में ये उम्मीद मत रखिए एक ही ग्राहक से 1000-1200 लेंगे। आप ऐसा करिए, दिन भर में 3-4 लोगों को सर्विस दे दीजिए, 400-300 का प्रॉफिट एवरेज रहेगा एक लोगों के साथ, तो आपका भर दिन का वही 1200-1300 निकल जाएगा। तो 10 लोगों के पास जाते थे तो 2-4 एग्री होते थे, बाकी सब डिनाई कर देते थे। तो बाद में लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गया था, जो अभी वेटिंग में रहता था लोग, जो हम गाड़ी देना चाहते, तो वो एक प्रथा है ना, जो मंदिर हर जगह है। अगर हम बजरंगबली की मंदिर की बात करें तो हर जगह मिलेगा, लेकिन भीड़ किसी एक मंदिर में मिलेगी आपको, जहाँ पे लोगों की मान्यता लोग सुने रहते हैं, जो यहाँ मन्नत मांगने से पूरी हो जाएगी, उसी मंदिर में लोग जाते हैं। तो लोगों को क्या है ना, पहले उसको कंप्लीट भरोसा हो जाना चाहिए, तो हम अगर यहाँ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो भरोसा दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, लोगों को भरोसा होगा, लोग खुद साथ आना शुरू करेंगे। जो आर्या से इस पे शिफ्ट हुए, रोडवेज का आइडिया लगभग 7 महीने पहले बताया था, ये नाम कैसे डिसाइड हुआ? इसके लिए हम लोग रोडवेज तो मतलब बसों से बस की फील आ रही है, लेकिन आपने इस पे हम लोग का चूंकि रोडवेज सिर्फ टैक्सी में नहीं रहेगी, आने वाले समय में रोड सड़क से जुड़ी ही जितनी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, हर एक चीज को ऑप्टिमाइज करेगी रोडवेज। हर चीज, हर सेक्टर, मतलब हर, चाहे वो लॉजिस्टिक में हो, चाहे वो बसेज में हो, चाहे वो टैक्सी में हो, रोडवेज हर ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाएगी। हर जगह प्राइस को ऑप्टिमाइज करेगी, और जहाँ स्कोप दिखेगा, जिस जगह पे स्कोप दिखेगा जहाँ कम किया जा सकता है, तो रोडवेज का मोटिव ही यही है, तो प्राइस इतना कम कर दीजिए ताकि मार्केट ग्रो करे और यूजर बढ़ जाए। प्राइस कम करने का मतलब ये नहीं जो आप फ्री में यूज कर लीजिए या लॉस मेकिंग बिजनेस बना दीजिए, नहीं। हम कैसे ऑप्टिमाइज करके कर सकते हैं, हमको दोनों चीज देखना होता है, एक ड्राइवर को भी बेनिफिट हो और एक कस्टमर को भी कम पैसा में मिले, और इसी दोनों के बीच का करी रोडवेज है। ये अपने बिजनेस मॉडल से दोनों आदमी को लाभान्वित कर रहा है। आप डे 1 से प्रॉफिट वाले बार को आप टच कर रहे हैं या फिर उससे पहले? एक स्टार्टअप का क्या होता है ना, जो डे 1 से वो प्रॉफिट में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा जो खर्चे होती है, जैसे हमारा बड़ी टीम है, उसका सैलरी हो गया, विज्ञापन हो गया, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या टेक टीम की सैलरी हो गई, या बहुत सारे ऐसे हिडन कॉस्ट है जो लोगों को नहीं पता होता है, जैसे गूगल से बहुत सारा सर्विसेज हम लोग लेते हैं, उसका चार्ज पे करते हैं, हमारी सर्वर है, तो बहुत सारा ऐसा कॉस्ट है जो बहुत बड़ा कॉस्ट हो जाता है, छोटा छोटा कॉस्ट मिला के। तो स्टार्टिंग में अगर कोई चाहेगा कि मेरा रेवेन्यू इतना बड़ा हो जाए जो हम अपने ब्रेक इवन को क्रॉस कर लें, वो संभव नहीं है। ब्रेक इवन क्रॉस करने में हो सकता है 18 महीना भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। कई बार क्या होता है ना, लोग ब्रेक इवन क्रॉस करने के चक्कर में अपने खर्च को ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं, तो वो उस खर्च को भी ऑप्टिमाइज करना शुरू कर देते हैं जिस खर्च की बदौलत वो ग्रो कर रहा है। तो लेकिन स्टार्टअप हमेशा ये देखती है जो हमारा ग्रोथ क्या है। अगर ग्रोथ उसको दिख रही है और बर्न रेट है भी उसका ना, तो बर्न रेट अच्छी बात है, आपका ग्रोथ बस होनी चाहिए। बर्न रेट घबराने वाली बात नहीं है, एक दिन बर्न जो है सो अर्न में कन्वर्ट होगा। वो कहावत सुना है ना, जो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो स्टार्टअप की भाषा में कहें तो अर्न करने के लिए आपको बर्न करना पड़ेगा। जब आप बर्न करेंगे तभी आप अर्न कर सकते हैं। शुरुआत में मतलब अभी जो है आपका इसमें प्रॉफिट ब्रेक कैसे हो रहा है? मतलब अगर चूंकि ये टैक्सी ले रहे हैं, आप किसी को दे रहे हैं, जैसे बाकी सारे लोग हैं वो पैसा खुद लेते हैं फिर बाद में टैक्सी वाले को देते हैं, आपका भी मॉडल वही है? नहीं, हमारा मॉडल ये है जो हम अपना कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं। हम यूजर से कन्वीनियंस फी चार्ज करते हैं, जो हम आपके लिए तलाश रहे हैं टैक्सी। हम ऐसे टैक्सी को तलाशते हैं, पहला प्रायोरिटी हमारा रहता है, जो एग्जाम्पल अगर आपको पटना से सीतामढ़ी जाना हो तो आपको जाना है। अब बहुत सारे ऐसे टैक्सी वाले हैं जो सीतामढ़ी से पटना पैसेंजर लेके आए हैं, हाँ ठीक है। तो हमारा जो एल्गोरिथम है उसका काम है ये ढूंढना जो सीतामढ़ी से कितनी टैक्सियां पटना आई हुई है, या उस नियर बाय लोकेलिटी से 50-60 किलोमीटर के रेडियस से कितनी टैक्सियां पटना आई है, और उसी टैक्सी में किसी को फाइंड करके आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो आपका क्या है ना, प्राइस 40% नीचे चला जा रहा है। और जो ड्राइवर है उनको खाली जाना था, तो उनको कुछ
पैसा मिल गया। तो ये करने के लिए हमारी टीम को एफर्ट लगाना पड़ता है, हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज यूज किया जाता है, हमारा बहुत सारे एक्सपेंसेज है। उस एक्सपेंसेज के बिहाफ पे जो हमारा कंपनी का कन्वीनियंस फी है वो हम ग्राहक से ही ले लेते हैं। अच्छा। तो आप हमको इतना पैसा, जो हमारा 20% होता है या 22% होता है या 15% होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो हर केस में अलग अलग डिसाइड होता है। वो हम ग्राहक को पहले कहते हैं ये आप हमारे पहले दे दो, आपकी राइड कंफर्म हो गई है, और उसके बाद हम दोनों आगे को आपस में मिला देते हैं। अच्छा, ठीक है, यही हमारा तो अभी कोई ऐप उसके ऊपर फंक्शन कर रहा है या बिल्कुल हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, जो मतलब हाँ मैंने एंड्रॉइड पे अवेलेबल है प्ले स्टोर में। iOS पे हमारा काम चल रहा है, हम लोग iOS पे भी वहाँ पे लोग इसको ऐप को लेकर कितना यूज करने के लिए फ्रेंडली कर रहे हैं। जो कस्टमर 7 महीना में ये एक इतिहास था बिहार के लिए, जो 7 महीना में किसी स्टार्टअप का 1,23,000 के आसपास अभी हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड है। बिहेवियर, कस्टमर बिहेवियर जो है वो बहुत अच्छा है, कस्टमर बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये आप पे निर्भर करता है आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहेंगे जो सारे लोग एक तरह के आपको मिले, वो संभव नहीं है। सारे लोग अलग अलग तरह के होते हैं, सबका सोच अलग होता है, सबका एक्सपेक्टेशन आपसे अलग अलग होती है। अब आपके मैनेजमेंट पावर में वो क्षमता होना चाहिए जो आप हर तरह के कस्टमर को संतुष्ट कर पाए, तो हम लोग इसी पे फोकस करते हैं। अच्छा, अभी जो है आप बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्सी ड्राइवर हैं, वो हिचकते हैं, मतलब अब क्या उनका रिएक्शन रहता है? बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कुछ चीजों को अडॉप्ट करने में लोगों को समय लगता है। तो अभी हमारे लिए चैलेंज ये नहीं है जो हम कस्टमर कहाँ से लाएं, हमारे लिए चैलेंज है जो हम ड्राइवर को कैसे समझाएं ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अभी आपके में हमारे लिए चैलेंज ये है, क्योंकि उनको लगता है ना जो अगर हम वन वे सर्व करना शुरू कर देंगे ना तो टू वे वाली मार्केट खत्म हो जाएगी। अच्छा। और टू वे वाली मार्केट खत्म हो जाएगी तो हम जो डायरेक्ट कस्टमर से अर्न करते हैं वो मेरा खत्म हो जाएगा, कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे रोडवेज पे, तो मेरी धंधा खत्म हो जाएगी। तो थोड़ा सा वो लोग अभी करता है, हो रहा है, हिचक रहा है, लेकिन उनको धीरे धीरे ये समझा रहा है तो देखो अभी जो मार्केट साइज है बिहार का वो बहुत छोटा है टैक्सी उद्योग में, क्योंकि मतलब अफोर्डेबल आदमी ही उसको कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो अभी मार्केट साइज बहुत छोटा है और जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना वही टैक्सी यूज करता है। तो हम चाहते हैं इस मार्केट साइज जो बहुत छोटा है उसको बहुत बड़ा करें, और बड़ा करने के लिए क्या है ना लोगों के बजट में लाना होगा। तो आपको क्या दिक्कत है, आप एक साइड से किसी और को लेके जाओ, दूसरे साइड से किसी और को लेके जाओ, हो सकता है 10 बार आप गए, 2 बार आपको नहीं मिला, 8 बार आपको मिला, लेकिन उसी 8 बार में आपको वो 2 बार का जो लॉस है ना वो इंक्लूड रहेगा प्रॉफिट। तो लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ क्या है ना लोग हर राइड प्राइस मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट करता है, जबकि हर राइड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होना चाहिए, मंथ एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट होना चाहिए, वो धंधा माना जाता है। तो यहाँ क्या है ना डेली प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, तो समय लगेगा, हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। अभी जो है मेजर किन डिस्ट्रिक्ट्स में आपने ऑपरेट? अभी हमारा क्या ना पहला फेज में था, हमारा जो टारगेट था वो था बिहार के हर गांव को बिहार की राजधानी पटना से कनेक्ट करना, ठीक है, और पटना से बिहार के हर गांव के लिए कनेक्टिविटी बनाना। ओके। तो अभी बेसिकली हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं, बिहार के हर शहर को, हर गांव को पटना से जोड़ रहे हैं, पटना से बिहार के हर गांव को, मतलब पटना आने के लिए और पटना से जाने के लिए हम अभी सर्विस अवेलेबल करा पा रहे हैं, और इसमें मेरा सक्सेस रेट 95% के आसपास है। इस पूरे प्रोसेस में मतलब इतना कुछ आप ऑपरेट कर रहे हैं, चीजें हो रहे हैं, कब ऐसा लगा कि मतलब नहीं चल पाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर से मतलब मैं जॉब की तरफ शिफ्ट करूं? कभी नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब 6 साल का जो मेरा स्ट्रगल था ना, 7 साल का, वो इतना अंदर में कॉन्फिडेंस ला दिया था जो मुझको लग रहा था हथौड़ी मारेंगे पत्थर टूटेगा ही टूटेगा, नहीं टूटने का सवाल ही नहीं। ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, और उसी का नतीजा है जो रोडवेज जल्दी ब्रांड बना। आप जो है बहुत सारे इन्वेस्टर से आप मिल रहे हैं और वीसी से आप कनेक्ट हो रहे हैं, एंजल से मिल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में आपने इन तक कैसे, चूंकि एक वहाँ से आप समझ रहे हो कि बिहार में कोई स्टार्टअप हो रहा है, कस्टमर बेस तो है, मार्केट एक्वायर कर सकते हैं एक्वायर, लेकिन वहाँ से किसी एंजल से कनेक्ट होके और इस पूरे प्रोसेस में, चूंकि कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए बहुत सारे तौर तरीके, और ये लर्निंग आपने कैसे सीखी और इसमें किस रास्ते से आप बढ़े थे? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे इनिशिएट कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनके लिए एक रास्ता खुलेगा। बिल्कुल, देखिए जो अगर आपका जो बिजनेस मॉडल है वो वैलिडेट हो चुका है, या वो आइडिया ऐसा है जो यूनिक है, कस्टमर एक्वाजिशन में आपको फायदा करेगा, जो कस्टमर को अपने आपकी तरफ आकर्षित करेगा, तो बहुत कठिन नहीं है फंड लाना आपके लिए। बहुत सारे एंजल नेटवर्क है। आप अगर हमारी बात करें तो हम इस बिजनेस को इस आइडिया पे काम करने से पहले ही हम अरविंद झा सर से मिले थे। ओके। और उनसे मिलने के बाद मिथिला एंजल नेटवर्क के जो फाउंडर है, तो हमारा एक
था जो आपके पास अगर गुण है ना तो उसे निखारने के लिए आपको एक गुरु का बहुत जरूरत पड़ेगा। मीन्स अगर आपके पास गुण है तो उसे निखारने के लिए आप एक गुरु की तलाश में लग जाइए। वो गुरु क्या होता है ना, अगर जो गुरु है ना उनके पास अनुभव होता है। जरूरी नहीं जो आप जो सोच रहे हैं एक्चुअल मार्केट वैसा ही होगा। हो सकता है आप मार्केट में काम करने के लिए उतरेंगे ना तो मार्केट डिफरेंट होगा जैसा आप सोच के आए। तो यही समझिए जो हम अपने लाइफ में अपना एक गुरु बना लिए थे और गुरु का जो दिशा निर्देश था उसी पे काम करना स्टार्ट किए। बाद में अरविंद सर ही मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर भी हैं, तो उन्होंने ही अपने मतलब पूरा एंजल नेटवर्क के थ्रू पहला राउंड जो हम लोगों का था उसमें पहला राउंड हम लोग रेज किए। $50,000 से अधिक का हम लोग का पहला राउंड में हुआ और नेक्स्ट राउंड का तैयारी अब हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहला राउंड ही इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टअप के लिए। क्योंकि राउंड आने के बाद क्या है ना उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाता है और जब ग्रोथ रेट बढ़ जाता है तो फिर आपको इन्वेस्टर लाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। आप एक दो मतलब पहले राउंड में जो पिच होती है उस दौरान आपने किस तरह के जो बहुत सारे लोगों के बीच आपने पिच किया होगा, चीज़ें किया होगा इससे पहले या इसके अलावा, दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आया कि कौन सी ऐसी बात पिच में हमारी जो है कंपाइल हो जिससे किसी एंजल्स को, किसी ग्रुप को जो है आपके ऊपर एक ट्रस्ट बने और उसको एक कनेक्टिंग जो पूरा डेक बनता है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूँ। हम बहुत जगह पिच नहीं किए थे अपने आइडिया को, हम बस एक मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू ही उनके प्लेटफॉर्म से पिच किए थे। बाकी प्रेजेंटेशन जो है सो बहुत जगह दिखाया गया था, जो एक फीडबैक के कारण या आस्क नहीं था हमारा जो वहां से हमको फंड लाना है। फंड लाने का जो मेरा था वो था जो मिथिला एंजल नेटवर्क से ही फंड लाएंगे, क्योंकि सिर्फ पैसा लाना जरूरी नहीं है एक स्टार्टअप के लिए। अच्छा। जो पैसा लगा रहा है ना उसका अनुभव भी जरूरी है। अगर उनके पास कुछ अनुभव है ना तो आपके पास जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने में पूरा योगदान देते हैं। किन्हीं का अगर 2, 4, 5 लाख रुपए भी लग जाता है तो उनका आस ये रहता है सेट जो हमको पैसा को बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो क्या है ना वो भी थोड़ा एफर्ट आपके पीछे लगाएंगे और उनका एफर्ट भी अगर थोड़ा सा लगता है ना तो आपको जल्दी वो ये होता है, पोस्ट करते हैं। तो ज्यादातर हम लोग कहीं बहुत जगह गए नहीं थे फंड रेज करने के लिए, बस एक मिथिला एंजल नेटवर्क के थ्रू ही हम लोग फंड रेज किए, वही हम लोग पिच किए प्रॉपर तरीके से और पहला पिच में ही हम लोग फंड ले आए। अच्छा, ओके। आप बिहार में एक बड़ी समस्या है कॉर्पोरेट लाइफ को लेकर, लोगों में थोड़ी सी मतलब मुझे ऐसा जो है वहाँ पे काम करने को लेकर, एक हायरिंग को लेकर चैलेंज आता है टीम बिल्डअप करने को, इसको कैसे आपने टैकल किया? देखिए वो एक रीजन क्या है ना, जो हम बोले बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जो बढ़िया टीम आप जो ढूंढेंगे ना वो वास्तव में नहीं मिलता है जल्दी। उसके लिए आपको बहुत सारे फाउंडर्स का दर्द है बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि वो जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि जो प्रतिभावान लोग हैं जिनके पास एक्चुअल में टैलेंट है वो किसी एमएनसी में अपना टाइम बिता रहे हैं, वो एमएनसी उनको एफोर्ड कर रहे हैं। लेकिन जो स्टार्टअप होता है ना वो उतना ज्यादा सैलरी नहीं दे पाते हैं। और दूसरी चीज, अगर सैलरी के लिए स्टार्टअप चाहे भी तो वो बिहार आना नहीं चाहता है, क्योंकि उनको पता है हम अगर बिहार आएंगे तो मेरा समाज मुझे फेल्योर कहेगा। अगर वो बैंगलोर में है, लाख रुपए महीने कमा रहा है और भले ही वो लाख रुपए महीने खर्च हो जा रहा हो, क्योंकि अगर मेट्रो सिटी में है तो वहाँ एक्सपेंसेस ज्यादा है, रेस्टोरेंट जाना है, सप्ताह में 2 दिन जाना है, बाहर घूमना है, बाहर खाना है, मतलब वहां कमाया और वही खर्च कर दिया। मतलब उनके कमाने से, इनकम से बिहार को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खर्च भी वही हो गया। तो वो लाइफ उनको पसंद है, उनके गार्जियन को पसंद है, समाज को पसंद है। लेकिन वही आदमी अगर बिहार में आके रहे, बिहार में काम करे, 1 लाख की जगह पर 50,000 रुपए सैलरी पे ही जॉब करे और वो 50,000 रुपए में उतना ज्यादा खर्च नहीं होगा बिहार, बहुत कम खर्च होगा। कुछ पैसा खर्च भी होगा तो बिहार में ही खर्च होगा, तो इससे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, जो हम जहाँ तक हम समझते हैं। लेकिन बिहार लोग सिर्फ इसलिए नहीं आना चाहते, बिहार आने का मतलब है फेल्योर। लोग यही समझते हैं सोशल टैग लगा हुआ है, जो बिहार आया मींस बंदा फेल्योर, वहां उसको नौकरी नहीं मिली, तरह तरह के कमेंट होने लगता है। तो बस इस कमेंट के डर से प्रतिभावान लोग बिहार आना नहीं चाहते। और प्रतिभावान लोग जब तक बिहार नहीं आएंगे ना तब तक बिहार को जो हम लोग चाह रहे हैं ना स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत बड़ा आकार में लेके जाए, वो संभव नहीं है। और अभी भी क्या है ना, जो हम लोग रोल मॉडल किसको मानते हैं, फिल्मी हीरो को, हीरोइन को, या अगर जो यूपीएससी क्रैक किया है, जो मतलब जो बड़े लेवल पे गया है उसको रोल मॉडल मानते हैं। गार्जियन भी उसी का एग्जाम्पल देता है, देखो फलां का भी लड़का है, ये कर गया, वो कर गया। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को भी रोल मॉडल मानना होगा लोगों को, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर क्या है ना, हमेशा ये सोचता है हम कैसे
अपने रोजगार को बढ़ाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दें। और वो मंथ एंड में यही सोचता है कि हम अपने एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी कैसे दें। मतलब अगर उसके पास 15 ही कर्मचारी है ना, तो वो 15 लोगों के लिए काम कर रहा है। मीन्स एक एंटरप्रेन्योर उन 15 लोगों के परिवार चलाने के लिए काम कर रहा है। वो एंटरप्रेन्योर जो यात्री है, जो कस्टमर है, उनको बेहतर सेवा देने के लिए काम कर रहा है। तो एक एंटरप्रेन्योर का जीवन जो है ना, वो भी एक ये क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल समझना चाहिए लोगों को, जो वो भी दूसरे के लिए काम कर रहा है। और जिस दिन गार्जियन लोग ये बच्चे को बताने लगेंगे ना, देखो फलनमा का बेटा ये स्टार्टअप किया था, 10 लोगों को रोजगार दे रहा है, महीने का लाख रुपए ही कमा रहा है, मीन्स इससे क्या होगा, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि उसको खुली आसमान मिला हुआ है। उस एंटरप्रेन्योर लाख से 10 लाख कर सकता है, 1 करोड़ कर सकता है, लेकिन नौकरी में जाने के बाद वो लाख ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख होगा, 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, 5 लाख होगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बहुत कम रेयर केस में ही जाता है जो आप नौकरी में 1 लाख से 1 करोड़ के पैकेज पे चले गए, रेयर होता है। उसी तरह स्टार्टअप में क्या है ना, आप खुला आसमान है। तो हायरिंग में क्या मेजर चैलेंज है आपको और टीम बनाने में? हम तो अब अपना नजरिया ही चेंज कर लिया है। हमारा क्या है ना, हम 10 लोगों को अगर हायर करते हैं ना, तो माइंड में सेट रहता है इससे 2 क्रीम फिल्टर करके निकालना है, और 8 लोग जो है ना, वो समझिए ठीक है, वो एक पार्ट है, लेकिन वो उसका कंपनी ग्रो कराने में उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। तो जो 2 लोग फिल्टर करके निकालते हैं ना, उनको हम लोग हाई लेवल टीम में स्पेस दे देते हैं, उनको कहते हैं अब अगले टीम को तुम लीड करो। तो ये 3 महीना 4 महीना काम करने साथ में काम करने के बाद ही पता चलता है। और जैसे हम हायरिंग भी करते हैं ना, तो हम कहते हैं भाई 3 से 6 महीने आपका प्रोविजन पीरियड है, ये 6 महीने में डिसाइड करेंगे हम, तो आप मेरे साथ दौड़ लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। अगर आप मेरे साथ दौड़ने वाले रहेंगे तो आपको कंटिन्यू करेंगे, आपकी लाइफ बनाना मेरी जिम्मेदारी, रोडवेज बनेगी, आपकी लाइफ बनेगी। और अगर हमको लगेगा कि नहीं आप मेरे साथ नहीं दौड़ पाएंगे, तो आप एज ए कर्मचारी हमको ज्वाइन करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बच्चे होंगे जो बहुत एनर्जी के साथ आते होंगे, भैया करना होगा ऐसे वैसे, तो बहुत जल्दी जो है नहीं होता तुरंत कुछ करना, फिर तुरंत जो है निराश हो जाना, वैसे वैसे लोगों से आप टकराए होंगे टीम? बहुत हैं, देखिए बहुत ऐसे लोग मिलते थे। सबसे पहले स्टार्टअप का एक चीज है, जो अगर आप स्टार्टअप करने के लिए उतरे हैं ना, तो आप ये भूल जाइए 3 साल तक हमारा कोई पीठ थपथपाएगा, 3 साल तक हमारे पिताजी बोलेंगे वाह बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, 3 साल तक समाज बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा कर रहा है फलनमा का बेटा। तो ये 3 साल तक आप ये भूल जाइए कि लोग आपको कहीं बैठने के लिए भी इज्जत देंगे। 3 साल तक लोग आपको पागल ही समझेंगे। 3 साल तक ये भूल जाइए जो आपने अर्न क्या किया। 3 साल तक सिर्फ ये फोकस रखिए जो आप जिस स्टार्टअप को मार्केट में लेके आए हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, उससे आप कितने लोगों को लाभान्वित किए, मतलब कस्टमर का अट्रैक्शन आपकी तरफ क्या फायदा क्या हुआ, डजंट मैटर। कितने लोगों को आप अपनी तरफ आकर्षित किए हैं, कितने लोग आपसे कनेक्ट हुए, कितने लोग आपसे लाभान्वित हुए, यही सबसे बड़ा चीज है। तो यहाँ क्या है ना, जो वो कहते हैं ना चट मंगनी पट गया, अगर हम आज स्टार्ट किए नेक्स्ट मंथ हमको रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, नेक्स्ट मंथ हमको प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, ये स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप है पहला उद्देश्य होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्विस बेचे या अपना प्रोडक्ट बेचे, और अट्रैक्शन जब लोगों का आने लगे, जब लोग आएंगे ना, उसके बाद आप प्रॉफिट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पेशेंस बहुत जरूरी है स्टार्टअप। वो तो बहुत त्याग और तपस्या के बिना कुछ संभव नहीं। तो अभी बहुत सारे लोग टूटते हैं और लगभग रेशियो 0.101% का जो है मामला है सक्सेस अगर कहा जाए इसको। जो सरकार एक वहाँ पे रोल अपना, बहुत सारे चूँकि गवर्नमेंट के बहुत पता नहीं किस तरह से रोल वहाँ पे है, कितना सपोर्ट है, क्या है वहाँ पे गवर्नमेंट का इन सब चीज़ों को लेकर? स्टार्टअप को लेकर गवर्नमेंट का अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है बिहार में, और बहुत सारे स्टार्टअप को, बहुत सारे आइडिया पे गवर्नमेंट 10-10 लाख रुपए सीड फंड भी दे रही है बिहार सरकार, और प्रोत्साहित भी कर रही है युवा को, जो आप स्टार्टअप की तरफ बढ़िए, स्टार्टअप की तरफ बढ़िए। ये सिर्फ सरकार के करने से नहीं होगा, हमारे आपके बीच का जो गार्जियन है ना, जो हमारे बाबूजी हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे मौसा है, हमारे मामा हैं, इन लोगों को बदलना होगा। इन लोगों को माइंड में सेट करना होगा जो नहीं, अभी क्या है ना, अभी उन लोगों की नजर में धंधा भी सबसे वाहियात चीज है। अगर ये दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा तो तभी जाके धंधा करेगा। मतलब ये अगर फेल्योर है लाइफ में तो आके धंधा करेगा। दूसरा चीज क्या है कि यहीं पे क्या होता है ना, अगर कोई गांव भर में धंधा करता है, मीन्स कोई अच्छा किराना दुकान खोल लिया और उन्होंने 3 साल 4 साल मेहनत किया उस दुकान पे, और उसकी दुकान चल पड़ी और पैसा बनाने लगा, और गलती से वो एक मकान बना लिया, तो फिर उसी बीच के लोग बोलते हैं अरे ये तो वो डंडी मारता है, ये तो बेईमानी करता है, ये तो गलत तरीके से पैसा बना रहा है। तो लोगों को ये भी डर लगता है, जो धंधे में अगर पैसा बनाएंगे ना, तेजी से आगे बढ़ेंगे ना, तो लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बोलेगा ये धंधा जो बना रहा है ना, ये बेईमानी करके बना रहे हैं। जबकि वही नौकरी में आप समझ रहे हैं, एक
समझ वेतन गया, 50,000 ही है हमारा, हम्म। लेकिन 2 साल के बाद हम 2 करोड़ की घर खरीद लें तो वो तरक्की माना जाएगा, वो तरक्की माना जाएगा। लेकिन धंधे में अगर हम थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ लें तो वही आसपास के जो लोग रहेंगे वो कहेंगे ये बेईमानी करके करता है, तो लोगों को इन सब चीजों से भी डर लगता है। लेकिन इस तरह की मानसिकता को बदलना होगा, गार्जियन को प्रेरित करना होगा लोगों को, एंटरप्रेन्योर बनिए। सरकार का पूरा सहयोग है बिहार गवर्नमेंट का, और बहुत सारे स्टार्टअप को पैसा मिला है। आप अपना आइडिया लेके जाइए, आइडिया आपका अच्छा है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए बिहार गवर्नमेंट 10 लाख रुपए दे रही है, जो कि एकदम 10 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री है। बहुत बड़ी बात है, 10 साल के लिए बिना किसी गारंटी की 10 लाख रुपए आपको मिल रहा है। पैसा उठाइए, अपने आइडिया को वैलिडेट कीजिए और पागल की तरह काम कीजिए। नींद और नींदा दोनों चीज को त्याग दीजिए। जिंदगी में अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है ना, तो आप उन आदमी में से हैं जो सिर्फ जीने खाने के लिए पैदा हुआ, वो मर जाना है बिना कुछ किए हुए उसी पे। बिल्कुल, आप उनसे बाहर निकलिए, तभी भारत का भला होगा, तभी बिहार का भला होगा। क्योंकि हर 100 आदमी में मेरा मानना है एक एंटरप्रेन्योर बनना होगा। जरूरी नहीं वो एंटरप्रेन्योर यूनिकॉर्न बनाए, वो एंटरप्रेन्योर 5 लोगों को ही रोजगार दे, 10 लोगों को ही रोजगार दे, तो कोई भी बेरोजगार नहीं बैठेगा घर में। पिताजी क्या कहते हैं आपके? अब तो पिताजी को 2 गाय दे दी है, उनको मन नहीं लगता था, बस 2 गाय का देख रेख। आप जो भी आप ये चला रहे हैं तो अब खुश रहते हैं कि भाई? हाँ, अब खुश रहते हैं। उनको लगता है जो नहीं, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ये करके हमको। अभी भी नहीं कहते IAS UAS बनो, तैयारी है? नहीं, अब नहीं करते, अब नहीं करते वो वाला नहीं, तो होता है ना, बड़ा कुछ भी लड़का कर ले वहां पे, उसको कहे कि IAS अब नहीं करते, अब समझ में आने लगा। अब चूंकि हमारे बाबूजी भी एजुकेटेड नहीं थे, तो उनको भी पहले समझ में नहीं आता था क्या कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी चुनौतियां आई, बहुत सारे ऐसे समस्या आई, जब लग रहा था नहीं सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर से प्रयास शुरू किए। तो कभी ऐसा नहीं सुने पापा एक बार ही बोले धंधा बंद कर दो कहीं और चले जाओ, नौकरी कर लो। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा नहीं जो करता है करने देते। आपके दोस्त वगैरह जो है इन सब चीज़ों को लेकर, आप बड़े मतलब 5-7 साल 10 साल में बहुत सारे लोग होंगे, उनके क्या अभी किस तरह के ओपिनियन रहते हैं जब आप इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं? देखिए, हम अब कंप्लीट, अब इसको आप जो कहिए, हम कंप्लीट प्रोफेशनल हैं। हम अपने लाइफ में मित्रता नहीं रखे, दोस्त नहीं रखे, प्रोफेशनल रखे हैं। अगर आपके साथ ठीक है, आपके साथ मेरी यारी है, तो प्रोफेशनल यारी है। मतलब एक इमोशनल वाला हम अभी नहीं रखे हैं, क्योंकि इमोशनल में वाले दोस्त के साथ क्या होता है ना, आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उनकी जरूरतों को समझना पड़ता है, या उनके एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरना पड़ता है। अगर आप खरे नहीं उतरे तो फिर वो आपके आलोचना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारी तकलीफें होने लगती है। तो इसीलिए पर्सनल रिलेशन पहले हम बहुत रखते थे, इमोशनल भी होते थे। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को इमोशनल में आके समझिए बहुत कुछ दे दिए, लेकिन बाद में जब उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे, उनका आस्क बहुत ज्यादा होने लगा, तो वही लोग आलोचना भी करने लगे। तो मेरे ध्यान में आया जो नहीं, बहुत जितना कम हो सके उतना लोगों से पर्सनल रिलेशन रखना चाहिए, ताकि आपको पीड़ा बहुत कम होगा। और अगर आपको पीड़ा बहुत कम होगा तो आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा, और अगर आपका ब्रेन स्वस्थ रहेगा तो आप जिस घोड़ा को दौड़ा रहे हैं वो तेजी से दौड़ेगा। अगले 2 साल तक आप लोग क्या बनाना चाह रहे हैं नेक्स्ट? आप जो है, हमारा टारगेट है, अभी हम अगला 6 महीना तक हम लोग कंप्लीट पूरे बिहार में ही काम करेंगे। अभी बहुत सारे जगह पे, बिहार में बहुत पोटेंशियल है। 12 करोड़ की आबादी है, अगर हम जापान से भी तुलना करें तो ज्यादा आबादी है। भले ही वहाँ का व्यवस्था नहीं है मेरे पास, उतना बड़ा इकोनॉमी हमारे पास नहीं है, लेकिन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है जो बना नहीं सकते, हो नहीं सकता है। बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस है हमारे पास, बस हमको प्रोडक्ट बेचना है, सर्विस बेचना है, और लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग खरीदार बन रहे हैं। बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन खरीदारी की बात करें या ऑफलाइन खरीदारी की बात करें। तो स्कोप है, उसी में हम लोग को मार्केट बीट करना। मतलब आप पूरे रोड्स पे जो होने वाले जो भी मोबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे। और अभी हम लोग 6 महीना बिहार में काम करेंगे, उसका टीम हम लोग बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट राउंड हम रेज करने जाएंगे और बिहार के बाहर भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश के कुछ शहर को और झारखंड के कुछ शहर को बिहार से कनेक्ट कर रहे हैं, इसी 6 महीना के फेज में वो भी है। लेकिन फुल फेजेज अगर जैसे बिहार में भी हम एक गाँव को शहर से कनेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, वैसे अगर उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी थोड़ा हमको समय लगेगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में जैसे हम बनारस को कनेक्ट कर रहे हैं पटना से, लखनऊ को कनेक्ट कर रहे हैं पटना से, गोरखपुर को कनेक्ट कर रहे हैं पटना से, तो जो हैवी ट्रैफिक वाले रूट हैं उन सारे रूट को भी कनेक्ट कर रहा है। आप कुछ कहना चाहते हो अगर आप अपने बिहार के लोगों से या फिर वहाँ के
जो भी ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो इस पूरे मुहिम को चाहे आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनसे आप एक मिनट देखिए, हमारे बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, लेकिन हमारे देश के लोग बहुत समझदार हैं। सारे लोग समझदार हैं। फिर भी एक चीज हम छोटा सा चीज बताना चाहते हैं लोगों को। हमेशा हम बोलते हैं, अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप ये मत सोचिए जो लोग हमारे साथ हैं या नहीं हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है, लोग आपके साथ जीतने के बाद आएगा या आपके आत्महत्या करने के बाद सहानुभूति दिखाने के लिए आएंगे। बीच में आपकी लड़ाई, आपकी सिंगल लड़ाई होगी। जिस दिन आप ये ठान लेंगे ये लड़ाई मेरी है, इस लड़ाई में मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता है, और लड़ाई करने के लिए मैदान में उतर जाएंगे, मीन्स आप अपने जिंदगी के पटरी पे अकेले दौड़ने लगेंगे, ये सोच के मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे सिंगल दौड़ना है, तो जीत आपकी पक्की है। वो नौबत नहीं आएगी जो नौबत हम इससे पहले बोले, सहानुभूति की नौबत नहीं आएगी, ताली ही ताली बजेगी। लगे रहिए, नींद और निंदा को त्याग दीजिए और लग जाइए काम। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आगे भी हम ऐसे आपसे 6 महीने बाद बात करेंगे, जो आपके 6 प्लान्स हैं उसको, अगर आप उस पर काम कर रहे होंगे, बिहार आएंगे हम लोग। और आगे कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे अगर कोई कनेक्ट होना चाहता है, कोई वहाँ पे युवा है चीज़ें करना चाहता है, तो आपसे कैसे जुड़ सकता है, उसके बारे में अगर आप। लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे हम रहते हैं, और 1-8 घंटा डेली हम समय बिताते हैं। लोग लिंक्डइन पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दिलखुश कुमार नाम है लिंक्डइन पे मेरा। फेसबुक पे बहुत सारा ऐसा, फेसबुक पे भी आप दिलखुश कुमार सर्च करेंगे मिल जाएगा। इंस्टा पे भी, वहाँ अगर आप हमको मैसेंजर के थ्रू मैसेज करते हैं तो विदिन 3 डेज हम रिप्लाई जरूर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और माफ़ी चाहूँगा आपको थोड़ा हम लोगों ने लेट किया। आगे भी ऐसे कन्वर्सेशन हम बहुत सारे ऐसे लोगों से रिकॉर्ड करते हैं, बातचीत करते हैं। आपके जो भी फीडबैक है दिलखुशी से, चाहे वहाँ पे जो इनिशिएटिव चल रही है, जो इन लोगों ने बहुत अच्छी बिल्ड की है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उससे जुड़ने के लिए आप कुछ भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के और भी एपिसोड्स में से आपको लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद आपका।